नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे संगीतकार प्रभाकर नरवड़े से। आपको बता दें कि प्रभाकर नरवड़े सिर्फ संगीतकार नहीं बल्कि गायक भी हैं। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे स्वदेश सितारे में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान प्रभाकर नरवड़े को, जिन्होंने फिल्म आशियाना में म्यूजिक दिया है। साथ ही उदित नारायण समेत कई बड़े गायकों के साथ काम किया है। तो टीवी सीरियल माता की चौकी में प्रभाकर नरवड़े ने संगीत दिया है। प्रभाकर नरवड़े धारावाहिक हिटलर दीदी के भी संगीतकार हैं। इस टीवी सीरियल में भी म्यूजिक दिया है और इनकी शिक्षा BA आर्ट में हुई है। गंधर्व महाविद्यालय से संगीत विशारद की पदवी हासिल की है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी से लाइट वोकल डिप्लोमा साउंड रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन का कोर्स किया है। उसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक की तालीम ली और फिर म्यूजिक, बैकग्राउंड, जिंगल, सॉन्ग, टाइटल्स, एल्बम में काम शुरू किया और कई लोकप्रिय और फेमस गायकों के साथ इन्होंने काम किया है, जिसमें श्रेया घोषाल हैं, शंकर महादेवन हैं, कृष्णमूर्ति है, सुरेश वाडेकर जी हैं, उदित नारायण है, मोहम्मद अजीज, अनूप जलोटा समेत तमाम बड़े सिंगर्स के साथ इन्होंने काम किया है। तो कई बड़ी कंपनी जिसमें टी सीरीज है, टिप्स है, वीनस है, इन सभी कंपनियों के साथ प्रभाकर नरवड़े ने अपनी संगीत से लोहा मनवाया है। तो फिल्म आशियाना में और एक मर्द बेचारा, कर्तव्य, तमाम फिल्में जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रभाकर नरवड़े। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं संगीतकार और गायक प्रभाकर नरवड़े। प्रभाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार। प्रभाकर जी, बहुत सारी शिक्षा भी आपने ग्रहण की है म्यूजिक के क्षेत्र में, कई टीवी सीरियल्स, कई फिल्मों में आपने काम किया है। लेकिन इसकी शुरुआत अगर मैं आपसे पूछूं, कितने साल की उम्र से आपसे हो गई थी और उस वक्त क्या जहन में था? माता पिता या किसी ने कहा आपको या आपको स्वयं को लगा कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए? कैसे शुरुआत हुई आपकी? ये तो बचपन में हमारे घर के बाजू में मंदिर रहता था। वहाँ दिन रात भजन चलता था। तो मुझे गाने की लगन थी। मैं जाता था, सुनते रहता था। बाद में धीरे धीरे गाना शुरू किया और फिर जैसे जैसे स्कूल में जाता रहा, स्कूल में जो भी गाने का फंक्शन रहता था उसमें पार्टिसिपेट करता था। और तभी जो शिक्षकों की वाहवाही मिल जाती थी, हाँ, तभी मुझे लगा कि बस म्यूजिक में कुछ करना चाहिए। अच्छा। तो 8-9 स्टैंडर्ड से मैंने अपना ये प्रवास स्टार्ट किया। 9th स्टैंडर्ड से। लेकिन जब आप अपने पड़ोस में भजन सुनते थे मंदिर से, उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? उस वक्त 10-12 साल की उम्र थी। और वहां से आपको एक संगीत की तरफ आपका रुझान हुआ। उसके बाद फिर आपने, अच्छा, 9th क्लास में आपने सोच लिया था कि मुझे आगे चल के म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर ही बनना है मुझे? नहीं, तभी तो बस गाता रहता था। अच्छा। पता ही नहीं चलता था कि क्या गा रहा हूँ, बस गाता रहता था और हाँ। लोगों को अच्छा लगता था। अच्छा, कोई सा ऐसा गाना आपको याद आ रहा है जो आपने सबसे पहले गाया हो? आपने गुनगुनाया तो बहुत कुछ होगा, पहले आपने कविताएं गाए होंगे, लेकिन कोई ऐसा गाना जो आपने स्टेज में, आपने चाहे वो स्कूल के स्टेज हो या मोहल्ले के स्टेज हो, जो आपको आज भी याद है और बड़े आप उसमें झिझक रहे थे लेकिन उसके बाद बड़ी वाहवाही हुई? हाँ, तो एक गाना है, अनूप जी का भजन है, हाँ ऐसी लगी लगन। जी। तो मैंने गाया था स्कूल में कि मोहल्ले में? स्कूल में। तो अगर वो 2 लाइनें आप गुनगुना दे, मुझे लगता है आपकी भी यादें ताजा हो जाएंगी और हमारे दर्शकों का भी मन प्रफुल्लित हो जाएगा। जी जी जी। आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, शीश जो प्रभु चरण में बंधन किया करे, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुल गाने लगी, महलों में पले बन के जोगन चले, महलों में पले बन के जोगन चले। मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लगी लगन
मेरा हो गए मगन। वाह, क्या बात है। तो मुझे लगता है आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी। हालांकि आप बीच बीच में आप इस भजन को गुनगुनाते तो ज़रूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, 9th क्लास से आपने गाना आपने शुरू कर दिया था, लेकिन इसको एज ए प्रोफेशनल आपने कब सोचा कि मैं मुझे इसी फील्ड में प्रोफेशन बनाना है, और क्या कारण था? क्योंकि शुरुआत तो शौक से हुई है आपको अच्छा लग रहा था गाना गाना, स्कूलों में तारीफ मिलती थी, टीचर्स आपकी तारीफ करते थे, लेकिन फिर इसको मुझे प्रोफेशन बनाना है, ये आपने कब डिसाइड किया? ये कॉलेज जाते वक्त जो गैदरिंग होती थी, हाँ। फेस्टिवल रहते थे, तभी मेरे टीचर ने मुझे एक बार नाट्य संगीत, महाराष्ट्र में नाट्य संगीत एक होता है, जी। तो वो गाते वक्त सुन लिया था। तो उन्होंने मुझे क्या कंपटीशन भेजना शुरू कर दिया। हाँ। तब तक मैं सीखा नहीं था, फिर भी मैं वहां से प्राइज लेके आ रहा हूँ। अच्छा, पूरे कॉलेज के बोर्ड पे मेरा नाम लग रहा है। क्या बात है। हाँ, और टीचर, प्रिंसिपल से लेके सारे टीचर नाम से पहचानने लगे। हाँ। तो मुझे लगा कि मेरा एक्चुअली टैलेंट सिंगिंग में है, म्यूजिक में है, वहां जाके मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद फिर आपने गंधर्व महाविद्यालय से आपने संगीत में विशारद की पदवी प्राप्त की? हाँ, उसके बाद पहले तो गुरु की खोज की। हाँ। गुरु मिल गए। अच्छा, ये बताइए, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते होंगे, तो गुरु की खोज किस तरह से करनी चाहिए? क्या, क्योंकि देखिए बहुत सारे गुरु हैं, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे हम इश्तिहार भी देखते हैं पेपर में कि आइए म्यूजिक सीखिए, लेकिन एक सच्चे गुरु और अच्छे गुरु की पहचान कैसे हो सकती है? मुझे लगता है एक अच्छा शिष्य जरूर बता सकता है। नहीं, गुरु की पहचान गुरु शिष्य की पर पहचान कर सकता है, गुरु की हम पहचान नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आज की परिस्थिति की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज अगर आप किसी भी शहर में जाए, अगर उनके माता पिता सोचते हैं कि मुझे अपने बच्चे को म्यूजिक की क्लास में भेजना है, तो वो कम से कम 10 या 15 वो लिस्ट निकालते हैं, अपने आसपास मित्रों से पूछते हैं कि कहाँ भेज सकता हूं मैं, कहाँ भेज सकती हूँ, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं मुझे कहाँ भेजना चाहिए। तो आजकल थोड़ा उल्टा हो गया है कि आजकल पहले शिष्य गुरु की पहचान करते हैं, उसके बाद अगर वो शिष्य अच्छा हो तो फिर गुरु उनको आगे बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात मैं इसका किस्सा सुनाना चाह रहा हूँ जी। आपको। जब मैं गुरुजी की खोज कर रहा था ना, हाँ। तो 2-3 क्लास मेरे हो गए। हाँ। तो मुझे खुद को ही मजा नहीं आ रहा था। हाँ, कि ये कुछ गड़बड़ है यहाँ, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। मतलब देखिए, आप मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, आप जो मैं अभी कह रहा था जी आपसे। जी 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 जी। जी, फिर उसके बाद और क्या हुआ? फिर जाके पंडित सुरेश हवेली जो मेरे गुरुजी है, हाँ। हाँ। उनसे मुलाकात हो गई। हाँ। तो उनके पास सीखना स्टार्ट किया। हाँ। तो पहले उन्होंने मुझे खाली तानपुरा बजाना सिखा दिया। अच्छा। तो एक हफ्ता पूरा क्लास में जाने का, फिर ओनली तानपुरा प्लेइंग। हाँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी चलो गाना स्टार्ट करते हैं। जी। तो उन्होंने मुझे खाली सा बुलवाया, अच्छा। और 7 महीने में मेरे 6 महीने गए। अच्छा। खाली सा सा, बस तानपुरा बजाओ और सा बोलो। 6 महीने तक आप 6 महीने तक आप यही बोलते रहे आप? बस सा बोलता रहा। अच्छा, आपको इस बीच कभी लगा 2-3 नहीं, महीने की। हाँ आपको इस बीच कभी लगा नहीं कि सिर्फ एक ही सा मुझसे क्यों बुलवाया जा रहा है और मैं हाँ, क्या हाँ, करूं? बहुत बार लगा। 2-3 महीने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे से होगा नहीं, ये गाना छोड़ना चाहिए। या अच्छा। सर मुझे सिखाना नहीं चाह रहे, हाँ। या मेरी एग्जाम ले रहे हैं सर, वो पता नहीं चल रहा था। जी। लेकिन 6 महीने के बाद उनको लगा कि नहीं, अभी इसको स्टार्ट करना चाहिए। हाँ। और उन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्या बात है। अच्छा, और इस पहली 6 महीने में और- आपने कितने तरीके से आपने सा को आपने बोला होगा आपने? इस 6 महीने में आपने कुछ सा है हर दिन, तो मुझे हाँ। लगता है कि आप एक वो जो भी आप लोगों का टेक्निकल भाषा रहती होगी, उस हाँ, आपने हर दिन कुछ ना कुछ अलग सा को बोलने की कोशिश की होगी। हो तो गया। हाँ, तो कभी सा करते करते हाँ। अभी चलो आ ही बोलना है, सा ही बोलना है, तो भगवान का नाम लेके बोले ओ, उसमें अ ओ अम, ये अच्छा। तीनों हो रहा था। जी। उसके बाद देखा कि अक्षरों के पीछे भी सुर होते हैं। हाँ। हाँ। ए हाँ। आ ओ ए उ, जी। उन सारे इसमें नेचुरली धीरे धीरे करता गया, हाँ। एक्सपेरिमेंट करता गया। 6 महीने बाद उसके बाद फिर कैसे फिर आपकी शुरुआत हुई और उसके बाद? 6 महीने बाद सर ने मुझे बोला हाँ।
कि देखो बेटा, कि सा जो होता है ना, जो सा साधे सब सुर साधे। क्या बात है। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि सर ने क्यों उससे ये 6 महीना करवाया। 6 महीने करवाया। और उसके बाद जिस तरह से सिखाना शुरू किया, मैं सब ग्रैब क्या करते बात गया, है। लेता गया और बहुत स्पीड से। जी। और आज का माहौल ऐसा है कि किसी को एक हफ्ता भी बोले ना सा, हाँ, तो प्रैक्टिस नहीं कोई, करेगा वो। हाँ, कोई प्रैक्टिस नहीं अच्छा, करेगा, आपने भी टिकेगा ही कभी सोचा कि जैसे आपने जिक्र किया, मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको ऐसे लगा कि शायद ये गुरु जी हैं वो सिखा नहीं पा रहे, इसलिए बस इसी पैटर्न में जा रहे हैं सा कि कभी ख्याल तो आया नहीं। क्योंकि इसके पहले आप किसी और गुरु के पास जा चुके थे, आप वहां आपको मजा नहीं आया था। लेकिन इस गुरुजी का मेरे जो पंडित जी हैं, जी। उनका गाना बहुत स्वीट था। हाँ। और एक तो वो अंधे थे, हाँ। इसके बावजूद भी वो सिखाते। हम्म। और जब भी स्टेज पे उनको मैंने सुना गाते हुए होगा देखा आपने था, उनको। हाँ। हाँ, तो बहुत गाना अच्छा था। जी। तो मुझे अच्छा। लगा कि ये गाना अगर अपने गले में आ जाए हाँ। तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, तो उनसे सीखते सीखते ऐसा कौन सा गाना था जो आपका फेवरेट बन गया और आप उनको डेडिकेट भी करते हैं हमेशा? आप उनकी, आप क्या हालत जो गाना गाते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है क्योंकि आप उनसे सीख ही रहे हैं, और क्योंकि मुझे लगता है कि सीखने की प्रक्रिया तो लगातार चलती रहती है, लेकिन अगर उनकी एक मनपसंद कोई, अगर मैं गाना आपसे पूछूं कि उनकी मनपसंद जो आप गाते हैं वो कौन सा गाना है? ये यमन दाग में एक प्रेयर है हाँ, जो हमेशा मैं उनको देख के ही गाता था। प्लीज। हे प्रभु आनंद ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रभाकर जी, उसके बाद फिर देखिए, हर किसी एक सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर का सपना होता है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे टीवी सीरियल में काम करना है, मुझे फिल्मों में काम करना है। उसके बाद फिर वो सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ, मुंबई का सफ़र? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पहले से स्टैब्लिश म्यूजिक डायरेक्टर होंगे, सिंगर होंगे, तो उन सबकी भीड़ में एक अपने एक पहचान बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप गए मुंबई में और वहाँ पर आपने शुरू किया आपने कि मुझे भी इंडस्ट्री में काम करना है, तो किस तरह के चैलेंजेस थे और पहला जो ब्रेक होता है वो कैसे मिला आपको? उससे पहले थोड़ी कहानी बाकी है जी। 6 महीना तो मेरा गया। हाँ। उसके बाद 10 साल तक गुरुजी के पास हाँ। सीखता रहा। क्या बात है। और 10 साल तक उन्होंने प्योर इंडियन क्लासिकल गाने के लिए ही बोला। हाँ। अब तक बीच में भजन नहीं, नाट्य संगीत नहीं, सेमी क्लासिकल तक नहीं, ठुमरी भी हाँ। नहीं गानी। बस आपको टारगेट चलना, ये रियाज दिया, टास्क दिया, ये कंप्लीट करना। जी। 10 साल के बाद हाँ। फिर सामने से उन्होंने बोला, अच्छा, इस "Now 10 you साल के can बीच fly." में कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि 3-4 साल हो गए, मैं बहुत सीख चुका हूं, मुझे मुंबई चले जाना चाहिए? आप हाँ, लगता था बीच बीच में, हाँ। लेकिन जब तक सर नहीं कहते अच्छा। कि अभी हो गया, मेरा तुम्हारा सिखाना हो गया, हाँ। अभी आप फ्री हो, हाँ। यू कैन फ्लाई। हाँ। जिस दिन सर ने बोला हाँ। कि यू कैन फ्लाई, अभी आप अपना गाना बनाओ, अच्छा। मैंने जो सिखाया वो मेरी स्टाइल, मेरा वो जो ज्ञान था वो आपको दे दिया, जी। ये आगे जाके आपको उसको बनाना है। ठीक। 10 साल के बाद उन्होंने ये कहा, फिर मन में विचार आया कि चलो मुंबई चलते हैं। जी। हम्म। फिर कैसा शुरुआत हुई वहां पर सफर? हाँ, मुंबई में आने के बाद बहुत मुश्किल था। मासी के साथ रहा। किसी से जान पहचान नहीं थी। जी। काम कौन देगा, किस तरह से चलेगा। हाँ। बहुत मुश्किलों से दिन निकाले। जी। फिर साथ में पढ़ाई भी चालू थी, मुंबई यूनिवर्सिटी में साउंड रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन का डिप्लोमा भी किया। अच्छा।
क्योंकि हमको रिकॉर्डिंग में जाना है, आगे काम करना है, तो स्टूडियो में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, बिल्कुल, वो जानकारी भी Scientifically जरूरी है। हमको सबको पता होना चाहिए कि कैसा हाउ टू साउंड प्रोड्यूस, बिल्कुल साउंड बिल्कुल, से प्रोड्यूस करते हैं, हमको पता होना चाहिए। डेफिनेटली। तो इसलिए वो सीखा, फिर साउंड लाइट वोकल का डिप्लोमा भी लिया हाँ मुंबई यूनिवर्सिटी से। हाँ। और फिर वहाँ जो ग्रुप मिला हम्म कॉलेज में, हम्म, उनसे पहचान थोड़ी थोड़ी होती गई, जो अदर स्टूडेंट थे जी। उनसे दोस्ती बनती गई, बनते 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 थोड़ा सा फैल गया, हाँ, फिर धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ। तो क्या वो टीवी सीरियल था या फिल्म था जो सबसे पहला काम था आपका मुंबई में? मेरा पहला एल्बम था। हाँ, म्यूजिक एल्बम। हाँ, हम्म। तो एल्बम से शुरुआत किया, वो एल्बम को अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला, हाँ, और धीरे धीरे वही एल्बम लेके फिर लोगों के पास जाके मिलके, देखिए सुनिए। वो जो तो म्यूजिक एल्बम था आपका पहले वाला, अगर उसकी एक दो लाइन गुनगुना दी तो मुझे लगता है और ज्यादा अच्छा लगेगा दर्शकों को। हाँ, लो जरा ले चलो दिल को, जब कोई न हो, आओ जरा ले चलो तुमको, जहाँ कोई न हो, बसे तुम्हें और तुम सपनों में गुम, बसे तुम्हें और तुम सपनों में गुम, आओ जरा ले चलो तुमको, जहाँ कोई न हो। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा, एक सपना तो आपके अंदर जरूर होगा कि मुझे जो बड़े बड़े सिंगर है उनके साथ मुझे काम करना है, मुझे उनको अपने संगीत निर्देशन में उनसे मुझे गाना गवाना है। तो वो सपना आपका कब पूरा हुआ और कैसे पूरा हुआ? सबसे पहले वो सिंगर कौन थे जिनको आपने अपने संगीत में गाना गवाया? मैंने सुरेश वाडकर जी से एक गायत्री मंत्र गवाया था। हाँ। तभी मुझे लगा कि चलो अभी एक एक स्टेज हम ऊपर जा रहे हैं। जी। हम्म। तो धुन तो वही थी जो फेमस हो गई थी, हाँ बिल्कुल। और मुझे शुरू में अरेंजिंग करने का भी चांस मिला था। अच्छा। मतलब प्रोग्रामिंग करना है, सब म्यूजिक बनाना है, अपने खुद के हाथों से बनाना है, रिकॉर्ड करना है, हाँ। फिर सूरज जी को बुला के रिकॉर्ड करके उसको फाइनल करना है। जी। तो ये गायत्री मंत्र का मेरा पहला ये था कि जहां मैंने अपना कीबोर्ड भी साथ प्ले किया, रिदम प्लेयर होते हैं उनको बुला के रिकॉर्ड जी। किया, और फिर वहां से शुरू। हम्म। और इसके अलावा आपने और बहुत सारे सिंगर्स के साथ आपने काम किया, जिसमें उदित नारायण है और श्रेया घोषाल है। तो कैसा हाँ, एक्सपीरियंस था इन सब के साथ? कोई ऐसी कोई खास वाक्य आपको याद आ रहा हो इनके साथ का जो आप शेयर करना चाहेंगे आप? मैं श्रेया जी को मिला था 2014 में, हाँ। तभी मेरी आशियाना फिल्म आई। जी। तो उनका डेट लेने के लिए मुझे 2 महीना वेट करना पड़ा। 2014 में? हाँ, हाँ। और तय किया था कि बस उन्हीं से गाना गवाना है। अच्छा। तो वो आने के बाद उनको ट्रैक भेज दिया। हाँ। तुम जाहिर सी बात है, वो बड़े लोग हमेशा, बड़े जो सिंगर्स हैं हाँ। तो ट्रैक मंगाते हैं, उसको सुनते हैं, मतलब उनके एलिजिबल है गाना हाँ। तो वो हाँ कर देते, जी। फिर बजट की बात बाद में हो जाती। हाँ। ठीक। उन्होंने तुरंत गाना सुना और तुरंत फोन किया अच्छा, कि ये मैं कल गा रही हूँ। क्या बात है, आपको सीधे कॉल बैक हाँ, किया आपको? हाँ। बहुत तो बढ़िया। सुरेश वाडकर जी के यहाँ जो आदिवासी स्टूडियो है, उस स्टूडियो में उनसे गाना गवाया। हाँ। गाना गाते ही उन्होंने बोला, ये आइटम सॉन्ग था, हाँ। कि इतना सहज कंपोजिशन लगती है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा। बहुत बढ़िया। जी। और एक कविता जी के साथ एक किस्सा है। हाँ। एक मराठी फिल्म थी, उसमें एक गाना था गुंता सुटेना, जी। तो उनसे गाना गवाया। हम्म गाना गा के वो बाहर आई, हम्म और उन्होंने मुझे बोला कि अभी मैं सारी लैंग्वेज में
प्राइज ले चुकी हूँ, खाली मुझे मराठी में प्राइज नहीं मिला है। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना मुझे दे देगा। फिर उनकी वो जो बात मराठी थी वो वाला- सच साबित हुई? हाँ, उनकी बात फिर ये सच साबित हुई? नहीं वो फिल्म मतलब ठीक से प्रदर्शित नहीं हुई अच्छा, बाहर। लेकिन वो गाना इतना अच्छा हालांकि था कि उनको उम्मीद थी कि हाँ मराठी कि में उनको ये प्राइज जरूर मिलेगा, उनको बहुत पसंद आया। वाकई उसका मुझे लगता प्रमोशन है आज की तारीख जी, में प्रमोशन बहुत चलता है ना, नहीं तो मुझे लगता प्रमोशन है कि ज्यादा उनको नहीं। प्राइज मिला हो कि नहीं मिला हो तो बात की बात है, लेकिन वो जो शब्द थे उसमें आपको प्राइज जरूर मिल गया होगा। प्राइस जरूर, मतलब इसके आगे मुझे उन्होंने बोला कि इसका अरेंजमेंट किसने किया। जी जी जी। मैंने किया। इसमें जो वायलिन का सेक्शन आया है, हाँ हाँ, मुझे एलपी की याद आई। क्या बात है। और उसमें जो गिटार का काम किया है, हाँ, मुझे आरडी बर्मन के साथ काम कर रही हूँ ऐसा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया। अभी इससे बड़ी क्या मुझे लगता है कि वो जो आपकी जो सालों की तपस्या थी कहीं ना कहीं वो आपको पूरी महसूस हो रही होगी, जो मैं गुरुजी के साथ मैंने 10 साल 11 साल दिए हैं हाँ और जो हाँ, मैंने लगा हूं, तो वो बिल्कुल तपस्या मेरी सफल हो रही है। जी जी जी, बिल्कुल। जी। अच्छा, वो जो आइटम सॉन्ग का आपने जिक्र किया था, जो आपने गवाया था, तो अगर उसकी एक दो लाइन हो जाए और तो ज्यादा अच्छा लगेगा दर्शकों को। जी। मस्ती धुंदी तय शिल्ले साहेबा, हे धुंद हो जा शिल्ले साहेबा, साहेबा बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा अभी और कौन कौन सी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट है, किस किस फिल्म में आपके गाने सुनाई देंगे एज ए सिंगर या एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, वो भी जरूर बताएं आप, क्योंकि मुझे कुछ ही 2-3 मिनट का समय है हमारे पास। एक टू इडियट नाम का फिल्म है, हाँ उनके गाने अभी चल रहे हैं, जी। उसमें अपना एज म्यूजिक डायरेक्टर में आ रहा हूँ। हाँ और उनकी सिटिंग लगातार जारी है, लिरिक्स आ रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं। जी। हाँ अच्छा आपने और जी हाँ हाँ, नहीं आप जी, पहले फिल्म की बात कंप्लीट कर लीजिए आप। हाँ हाँ, तो वो अभी लिरिक्स पे ही काम चल रहा है। हाँ हाँ, तो लिरिक्स जैसे कंप्लीट होते हैं उसके बाद धुन बन के फिर प्रोग्रामिंग अरेंजिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने टीवी सीरियल्स के भी कई बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, गानों में भी आपने म्यूजिक दिया है, तो क्या कुछ उसमें क्या गाना है, कुछ डिफरेंस रहता है, या टीवी सीरियल में या फिल्मों के हिसाब से कुछ डिफरेंट रखना पड़ता है आपको? हाँ हाँ, फिल्म में और टेलीविजन में बहुत डिफरेंस है। हाँ फिल्म में बैकग्राउंड कर रहे हो आप, तो उसमें गैप रहता है, अच्छा। हर फ्रेम में बैकग्राउंड नहीं रहता है। लेकिन टीवी सीरीज में हर फ्रेम में आपको कुछ ना कुछ बजाना ही है, साइलेंट देना ही नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी प्रभाकर जी, समय कम है, जाते आते मुश्किल जो कुछ सेकंड बाकी 20-30 सेकंड, अपने मनपसंद क्या गाना सुनाना चाहेंगे आप दर्शकों को जाते आते? मैं अपनी एक कंपोजिशन सुनाना चाह रहा हूँ। प्लीज प्लीज। एक गजल है। प्लीज। उनसे इनकार तो हरगिज न गवारा होता, उनसे इनकार तो हरगिज न गवारा होता, जान भी देते अगर, जान भी देते अगर, उनका इशारा होता, उनसे इनका। बहुत बढ़िया प्रभाकर जी, जाते जाते दिल खुश कर दिया आपने, ये गाना गाकर आपने, ये गजल गाकर आपने। प्रभाकर जी, समय कम नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते हैं, क्योंकि आपकी कामों की फहरिस्त इतनी बड़ी है कि मुश्किल से 20-25 मिनट में वो सभी कामों की फहरिस्त पर बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन कोशिश की हमने कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जो आपके प्रमुख काम है उस पर हम बातचीत कर सके। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत धन्यवाद, किया। आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए गायक और संगीतकार प्रभाकर नरवड़े से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।